हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग बौद्ध धर्म का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज के पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन को और डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि जो ये हमारा सेशन है ये हमारे सीटेट सेकंड पेपर के लिए और यूपी टेट के सेकंड पेपर के लिए, जो कि अपर प्राइमरी लेवल का पेपर होता है उसके लिए। और इसके बाद ये एमपी टेट में भी जीके वाले सेक्शन में काम में आएगा आपको। और उसके अलावा सुपर टेट में भी जो जनरल अवेयरनेस का या फिर केवीएस एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी वनडे एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट आता है वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और मैंने 3 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हम लोग अपने 26 वाले क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने कल 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ से आपको यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और डेली से डेली आप लोग क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम है और यूपी टेट भी फरवरी में होने ही वाला है। तो अगर आप लोग धीरे धीरे तैयारी करेंगे तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन जब हम लास्ट के 1 महीने में तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, जो कि हमें पास तो करवा देती हैं लेकिन अच्छे मार्क्स हमारे नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो आपको लास्ट में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी मतलब कि लाइट ऑफ एशिया। आप लोगों ने एक इंटरमीडिएट में इंग्लिश में किताब पढ़ी होगी लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो जो लाइट ऑफ एशिया है वो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद करके रखना है कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हमारा जो आज का दूसरा क्वेश्चन होगा वो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। ये गलती से जैन धर्म का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो जो उसका निर्माण है वो चालुक्य या सोलंकियों के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, राव पाक, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताया था आयोजित होने कहाँ कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये थर्ड वाला यहाँ पे पा का मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई है। तो वो की गई थी तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और पाटलिपुत्र में किसके समय में? तो वो अशोक के समय में आयोजित की गई थी। और उसके अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीसरे ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो पहली बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में, रा का मतलब राजगृह में, और दूसरा व का मतलब वैशाली में दूसरा, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है वो कुंडल वन में आयोजित की गई थी, ठीक है। आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ बनेगा तो वो सीक्वेंस में ही पूछा जाएगा। कि मतलब सीक्वेंस में लगाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन कल करवाया भी था, तो वो आपको हेल्प करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई। तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो अशोक के शासन काल में आयोजित की गई थी। आपको मैंने वहाँ पे भी बताया कि अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पे आप इस ट्रिक से फिर से जा सकते हैं। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो मतलब कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको जितना मैंने बताया है अगर आप उतना क्लियर रखते हैं तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे बौद्ध धर्मवाद नहीं होगा, बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्मवाद नहीं होगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, ठीक है। यहाँ पे बौद्धवाद लिखा है मैंने ये।
तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद की प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृत का प्रयोग किया गया, प्राकृत का प्रयोग किया गया, पाली का किया गया या फिर सौर सेनी का किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं प्राकृत का भी यूज़ किया गया है, लेकिन ज़्यादातर पाली भाषा का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमारा इतना क्वेश्चन आज का क्लियर हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ हो गया, यहाँ पे कॉमा रहेगा, मठ हो गया, मंदिर हो गया, और स्तूप जो है वो मठ, मंदिर और स्तूप जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही बनाए गए थे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोधगया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था या फिर कुशीनगर में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, इनका जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था, और उनके प्रथम उपदेश की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा थी, महामाया थी, प्रजापति गौतमी थी या फिर बिंबा थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, जो इनकी मौसी थी वही थी महाप्रजापति गौतमी, प्रथम महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था। और अब अगला है कि बोध गया स्थित है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, बिहार में है या फिर असम में है? तो जो बोध गया है वो कहाँ पर है? तो वो बिहार में है, बोध गया जो है वो बिहार में है, और यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। और अगला है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का है, जैन का है, बौद्ध का है या शैव का है? तो जो जातक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और इसमें गौतम बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में जातक कथाओं में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या फिर गया में हुआ था? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी। ठीक है, गया कहाँ पर है? बिहार में है, वर्तमान में गया जो है वो बिहार में है, और सिद्धार्थ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी, गया बिहार में हुई थी। और उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ वाराणसी में दिया था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर डी बनेगा। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो किस नाम से कहा, मतलब क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है, महामस्तकाभिषेक कहलाता है या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है? तो मैंने आपको बताया कि जो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महाभिनिष्क्रमण मतलब कि जब ये घर को छोड़कर गए थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और मृत्यु मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है आंसर बनेगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किससे संबंध रखता है? तो जो त्रिपिटक है वो जैन से, बौद्ध से, सिख से या हिंदू से? तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध से संबंध रखता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्धों से संबंध रखता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। और मैंने आपको बताया था शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम पिटक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडलग्राम में? तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो कुशीनगर जो है हमारा आंसर सही है। यहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में हुई थी।
और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसको जो संरक्षण प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है, तीसरी बौद्ध संगीति। अगर आप चारों याद नहीं रख सकते अगर, तो आप तीसरी एटलीस्ट याद करके ही रखें। तो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो मैंने आपको बताया था अकाअक, ठीक है, अकाअक मैंने आपको बताया था। तो थर्ड नंबर पे जो ये आ रहा है उसका मतलब क्या है, संरक्षण अशोक के समय में ही इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। इस अ का मतलब क्या होगा, अशोक होगा। और एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ अ का मतलब आजाद शत्रु हो गया और का मतलब काला शोक हो गया। थर्ड अ का मतलब जो है अशोक हो गया और ये चौथा क का मतलब कनिष्क हो गया, ठीक है। अ का मतलब आपको क्रम से ये याद होगा, ठीक है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। और जो मोगलीपुत्र तिस्य है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका इतना पॉइंट क्लियर कर दिया और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाने वाले ही पॉइंट हैं। और अगला हमारा अगर देखें कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना, जो त्रिपिटक है उनकी रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। संस्कृत में की गई, अर्धमागधी में की गई, पाली में की गई या प्राकृत में की गई थी। तो जो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना है वो पाली भाषा में की गई थी, ठीक है। जो त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनकी जो रचना है वो पाली भाषा में की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला अगर हम देखें तो कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई थी। तो कुछ एक संकेत का प्रयोग नहीं किया गया था, अनेक टाइप के संकेतों का जो प्रयोग है वो किया गया था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि एक संकेत नहीं बल्कि बहुत टाइप के संकेत का प्रयोग किया गया था। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और महायान, यहाँ पे महायान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्वों में विश्वास समाहित हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्वों में विश्वास जो है वो समाहित हुआ था। जो महायान शाखा थी, महायान जो कि दक्षिण में चलता था, महायान जो कि उत्तर में चलता था, महान जो थे वो उत्तर में थे और जो हीन थे वो दक्षिण में थे, ठीक है। तो जो महायान बौद्ध संप्रदाय था वो उत्तर भारत में चलता था और उनका जो मेन मतलब आदर्श ही बोधिसत्व में विश्वास करना था, ठीक है। बोधिसत्व में विश्वास करना, बोधिसत्व का मतलब कि अब दूसरों के कल्याण के लिए अपने निर्वाण में विलंब करना। तो यहाँ पे महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ए कथन गलत है और बी जो है वो सही है, ठीक है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये जुलाई वाले में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसे एक बार अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जातक के विषय में यहाँ पे ये भी सीटेट 2019 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये सीटेट 2019 में ही पूछा गया है जातक के संबंध में, और ये उसी जुलाई वाले पेपर में ही पूछा गया था कि नहीं, ये दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है जातक के संबंध में। सीटेट एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। सीटेट दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 वाले में। वहाँ पे जातक के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में कहा गया कि इनकी रचना जैन साधुओं के द्वारा की गई थी और जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, और जिन्होंने सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन भी किया गया। तो ये कथन नहीं सही है। यहाँ पे जो कथन सही होगा वो बी होगा कि जो जातक कथाओं की रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2019 के सीटेट वाले क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे
यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है कि इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी। मतलब जहाँ तक कथाएं जो हैं बौद्ध बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंध रखती हैं और इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा किया गया था और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इन्हें लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। आप इसे एक लाइन में मतलब कवर करके रख सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और एक टफ क्वेश्चन में से एक था, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं बताया गया था कि इनकी रचना किसने किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आप कवर करके रखेंगे, क्योंकि अगर एक बार पूछा गया है तो इसे थोड़ा सा चेंज करके कभी ना कभी क्वेश्चन फिर से पूछे जाने की संभावना हमेशा रहेगी, इसलिए आप इसे याद करके रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। तो सबसे महायान बौद्ध धर्म की सबसे मेन इनका आदर्श ही बोधिसत्व में विश्वास करना था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ था, तो मथुरा और तक्षशिला का पतन नहीं बल्कि ये उभरे थे उस समय, तो ये भी नहीं होगा। और मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी, तो ये भी गलत है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 2019 जुलाई वाला और 2019 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये हूबहू लाइन उस क्वेश्चन से उठाकर रखी गई है जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि महायान के संबंध में एक दो कथन जो थे, तो उसमें एक कथन ये महायान के संबंध में उसमें एक कथन ये भी था कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करके दर्शाई गई थी, तो वहाँ पर भी यही लाइन दी गई थी, लेकिन ये लाइन जो है यहाँ पर भी गलत ही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का इफेक्ट क्या पड़ता है क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पे तीनों कथन गलत है और बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वो बनाई जाने लगी थी। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी वो बनाई जाने लगी थी, इसलिए हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अभी हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आज का 46वां क्वेश्चन है, सुमेलित करें। ठीक है, सुमेलित करें सुदोधन, महामाया, प्रजापति गौतमी और यशोधरा। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछने का इस समय मैक्सिमम एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सुदोधन जो थे वो बुद्ध के पिता थे, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद महामाया बुद्ध की माता थी जो कि उनके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, और उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था, और उनकी मौसी का नाम है महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की मौसी और विमाता भी थी। और यशोधरा जो थी वो बुद्ध की पत्नी थी। तो यहाँ पे हमारा चारों सही है, मतलब ए बी सी डी। यहाँ पे हमारा ये पहले के पहले में मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही बनेगा। ठीक है, सुदोधन जो थे वो बुद्ध के पिता थे, महामाया उनकी माता थी, और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध की मौसी और विमाता भी थी, और उसके बाद यशोधरा जो थी वो बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, आपको इतना बात क्लियर होना चाहिए, मैं आपको इतना कल बता भी चुकी हूँ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है 40 हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, 45 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था, तो उसको भी कर लेते हैं। कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो महाकश्यप के, तो ये बिल्कुल सही है। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी, बिल्कुल सही है। और तृतीय बौद्ध समिति मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो वसुमित्र या फिर कहीं कहीं अश्वघोष भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उनके उसमें की गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये 4 होगा, 5 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा ये आंसर सही है। और पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के समय में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक के समय में हुई थी, और जो तीसरी संगीति जो हुई थी वो अशोक के समय में हुई थी, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो तीसरी ही है। और जो चौथी हुई थी बौद्ध संगीति वो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बातें हमारे क्लियर हो जाती हैं, और इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने की संभावना रहती है, और टफ बनाने की भी क्वेश्चन की कोशिश की जाती है। और जो पहली बौद्ध संगीति थी वो राजगीर में हुई थी, और जो दूसरी थी वो
वैशाली में हुई थी, और जो तीसरी थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो चौथी थी वो कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये तीनों बातें क्लियर करके रखनी है। और हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो अभी कर ही लिया है, और अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी थे, तो ये भी सही है। चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी थे, और जो कंठक था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, मैंने आपको बताया भी था कल। और आलार कलाम जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और जो निरंजना नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया था। संबोधि का मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति उन्हें निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी थे, तो ए का ए में सही है, तो ये सही है। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा बी का बी में सही है। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु सी का सी में सही है। और निरंजना जो है नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। और हम अगले क्वेश्चन पे अगर चल दें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध के गोत्र का क्या नाम था, तो मैंने आपको कल बताया था यही पहला ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध के गोत्र का जो नाम था वो शाक्य था। ठीक है, गौतम बुद्ध के गोत्र का जो नाम था वो शाक्य था, तो यहाँ पे हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो पहला जो है सही सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम शाक्य था, और यहाँ पे गौतम ही दे दिया है, तो यहाँ पे पहला ही गलत हो गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बिल्कुल सही है। और संबोधि प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का जो नाम है वो बुद्ध पड़ा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गौतम के गोत्र का जो नाम था, मतलब गौतम बुद्ध के जो गोत्र का नाम था वो शाक्य था। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है, और यह 2 स्तंभों में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, तो जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है, तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में इस समय है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पर है, तो बिहार में है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ वाराणसी में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी, तो वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इनका जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो अगर आप देखें कि ए का सी कहाँ पर है, तो ए का जो सी है वो सी ऑप्शन में है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। और दूसरा भी चेक करते हैं ज्ञान की प्राप्ति, तो यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। तो यहाँ पे बी का बी प्रवचन इन्हें सारनाथ में इन्होंने दिया था, और निधन इनका यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसलिए मैंने आपको मतलब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन इसलिए बना के दिखाएं ताकि आपको क्लियर हो सके कि बुद्ध से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, और हम लोग 100 क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते तो कोई मतलब नहीं था। मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन लेवल के 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आएगा, क्योंकि ये घटना जो है वो छोटे छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होगा। ठीक है, ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण की जो घटना थी वो किससे संबंधित थी, तो जो बुद्ध के घर छोड़ने की जो घटना थी, गृह त्याग की जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती थी, तो ये सही है। संबोधि का मतलब कि इनकी जो विज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी वो संबोधि कहलाती थी। और जो धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहा गया। और महापरिनिर्वाण मतलब कि जो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में, तो इनके बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण की घटना कहा गया था। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी डी, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और बहुत जल्द हम लोग ईवीएस की कंप्लीट पेडागॉजी की वीडियोस को प्लान कर रहे हैं। हम लोग ईवीएस की जितनी पेडागॉजी और प्लस उसके अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वो आपके सामने रिवील होगा, आप लोगों को वीडियोस मिलने लगेंगे। और उसके अलावा
हम लोग हिस्ट्री के जैन धर्म के से संबंधित 50 क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और आप लोग भी लाइव आ सकें। 9 बजे आप लोगों को क्लासेस मिल जाया करेंगी किसी न किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। और हम लोग एग्ज़ाम के पहले ही अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे और वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो